सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा राफेल नडाल। तो आप जानते हो भारत की दिग्गज आईटी कंपनी है इन्फोसिस, जिसने अभी टेनिस के स्टार प्लेयर हैं राफेल नडाल, इनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और राफेल नडाल अगर पूछे भाई इनका संबंध तो टेनिस से आप सभी जानते हो, लेकिन किस देश के हैं ये, तो ये स्पेन के हैं, स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। देखो इन्फोसिस की बात करते हैं। स्थापना होती है 1981 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और एमडी सीईओ हैं सलील पारेख। और ब्रांड एम्बेसडर की बात है ना, तो 2-3 टेनिस प्लेयरों के नाम जरूर याद रखना। एक तो ये हो गए, एक रोहन बोपन्ना, पूछा जाएगा किस खेल से संबंध है इनका, टेनिस से। और क्यों बता रहा हूं मैं इनके बारे में, क्योंकि याद रखना अभी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन को होस्ट करेगा भारत। पहली बार भारत में होगा ये, और भारत में भी कहाँ, बंगलुरु में। और इसी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहन बोपन्ना को, इसीलिए। और अभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना टेनिस एम्बेसडर बनाया था सानिया मिर्जा को, तो उनका नाम भी याद रखना। बाकी अभी बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे राहुल द्रविड़। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए, जो कि भारत में होंगे, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को। अभी सचिन तेंदुलकर, इनको महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया था। जबकि सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था किसको, आयुष्मान खुराना को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में महिला समानता दिवस 2023 कब मनाया गया। तो आंसर होगा 26 अगस्त को। तो हर साल 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो महिलाओं के लिए समान अधिकारों, या यूं कहें कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करने के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 26 अगस्त, याद रखना। और इस बार की थीम है एम्ब्रेस इक्वलिटी। अब आगे बढ़ूं, आगे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरा आपसे है। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 हैं, कब तक पूरा करना है, 2030 तक, आप सबको पता है। प्रश्न मेरा यह है कि जेंडर इक्वलिटी ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताता है या बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। और डेली अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो इस पर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है, तो आप सबको तो पता होगा। लेकिन ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं अगर कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। कहां मिलेगा वीडियो? या तो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको होम स्क्रीन पे ही मिल जाएगा, या फिर सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स बाय क्रिक एग्जाम। अब देखो महिलाओं से 2 दिन आपको और याद रखने हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल वुमेन डे, वो 8 मार्च को होता है। और नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 13 फरवरी को होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। और सरोजिनी नायडू से आपको याद आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है, अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सिंपल वो पूछ रहा है ना पहली महिला अध्यक्ष, तो फिर एनी बेसेंट आंसर करना। और उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछे तो फिर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये एक ही शब्द का फर्क है, भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू, भारतीय नहीं लगाएगा तो एनी बेसेंट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, नंदिनी गुप्ता ने जीता। ये कोटा राजस्थान से है। और वैसे तो डे वाला क्वेश्चन है, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। लेकिन अभी पिछली बार ही मैंने आपको करवाए थे, तो इस बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, लिखने की कोशिश करो अगस्त में कौन कौन से डेज आपको याद है। और फिर अब डे वाला क्वेश्चन आएगा, मैं वापस से आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल। तो अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। और इस बोर्ड का काम क्या है, बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर पर जांच करना। और इसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कौन थे, सुरेश एन पटेल। अब आप पूछोगे अभी नए कौन है, तो अभी नए बने थे आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कौन,
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण से एक और नाम याद रखना, प्रवीण सूद का नाम, ये भी सीबीआई डायरेक्टर बने थे। जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रवनीत कौर। तो ये नाम न्यूज़ में थे, ये याद भी होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट सारे नाम, इसलिए मैंने जान करके ऑप्शन में रखे ताकि आपका इसके थ्रू रिवीजन हो जाए। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो याद रखना ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। किसने लॉन्च किया? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और इस स्कूल का नाम क्या रखा गया? शांतिगिरी विद्यालय। तो इस स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी आपने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़े होंगे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं रिवीजन कराऊंगा ताकि पहले आपको मौका मिले उत्तर देने का। तो बताओ अभी किस राज्य ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और अभी किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक न्यूज एंकर को लॉन्च किया था? उसका नाम है लीसा। तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और अभी एलन मस्क ने ओपन AI के काउंटर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया था। नाम क्या है उसका? तो आंसर होगा XAI। और याद रखना पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? ब्रिटेन। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और अभी गूगल ने किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा बार्ड। और रशिया की सेबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया था। तो पूछे गीगा चैट किसने लॉन्च किया था? रशिया ने। और यूएस की एक कंपनी है ओपन AI, इसने चैट GPT लॉन्च किया था। GPT का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। अभी बताओ किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट से एक और प्रश्न याद आएगा आपको कि स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए इसने प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया था। याद आया? और एक रैंकिंग आपको और याद रखनी है। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों की रैंकिंग जारी की थी। टॉप पे तो अमेरिका है, लेकिन भारत उसमें 5वें स्थान पे रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सारे AI। तो ये आपको एक ही जगह मैंने आपको रिवाइज करा दिए। और यही अपने करंट अफेयर्स की खास बात है कि कोई भी क्वेश्चन होता है उससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उस साल में आपने पढ़े होंगे वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अभी तक नहीं करा तो कर दो, भूल जाते हो आप लोग। और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर ये टॉप पर रहा है। और इंदौर का नाम आते ही तो आपको पता लगता है, आप जानते हो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 6 सालों से लगातार टॉप पर बना हुआ है इंदौर। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी टॉप पे रहा इंदौर। पहले पे तो इंदौर हो गया, दूसरे पे कौन है? उत्तर प्रदेश का आगरा, तीसरे पे महाराष्ट्र का ठाणे और चौथे पे है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। अच्छा, इंदौर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना था इंदौर। और अभी भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भी आंसर होगा इंदौर। और आपको याद होगा इस साल प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन ये भी हुआ था इंदौर में। कौन से नंबर का? 17वां। और एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। और इंदौर का एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया था। और इंदौर ने, आपको याद होगा, पिछले साल सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार भी जीता था। और वैसे लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में ही। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा, तो अब आंसर इंदौर मत कर देना, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। वैसे मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बनेगा? नागदा बनेगा, उज्जैन से अलग होके। इससे पहले 53वां भी याद रखना, वो बना था मऊगंज
रीवा जिले से अलग होकर के। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, जहां जाकर वे महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सके, मतलब उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? ई सरस पोर्टल। चलो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो पहले तो यही बता दूं आपकी लाडली बहना योजना, इसको किसने शुरू किया? आप सबको बताया मध्य प्रदेश ने। और लाडली लक्ष्मी योजना पूछे तो भी उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अभी गृह लक्ष्मी योजना किसने शुरू किया था? तेलंगाना ने। अच्छा यूं बताओ, अभी अभी आसरा पेंशन योजना किसने लॉन्च किया? वो भी तेलंगाना ने। जबकि अभी यूनिवर्सल पेंशन योजना को लॉन्च किया बांग्लादेश ने। और प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, इसका संबंध किससे है? भूमि प्रदूषण को कम करने से। और शुभ यात्रा योजना को शुरू किया था केरल सरकार ने। अभी याद है आपको नया सवेरा योजना के बारे में पढ़ा था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। और फ्री कोचिंग से संबंधित दो योजनाएं और याद रखना, एक तो राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना और एक उत्तर प्रदेश की है अभ्युदय योजना। अम्मा और बहिनी योजना ये शुरू की थी सिक्किम ने। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, इसको शुरू किया था केरल सरकार ने। और हर घर गंगा जल कार्यक्रम को बिहार ने शुरू किया था। अच्छा, क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर होगा हरियाणा। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट योजना है। और वीडियो के लास्ट में जो हम फटाफट सीरीज करते हैं ना, हम एक काम करेंगे, कल की फटाफट सीरीज में हम ये इंपॉर्टेंट योजनाएं को एक साथ लेकर के आएंगे, जिस बहाने आपका टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा अयोध्या। तो मंदिर संग्रहालय ये स्थापित होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। टेम्पल म्यूजियम, मतलब इसमें देश भर के जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनके इतिहास, वास्तुकला और उनके बारे में तमाम जानकारियां आपको यहाँ पे मिल सकेगी। और संग्रहालय को 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा। ये दीर्घाएं मंदिर के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू के साथ ही गर्व और श्रद्धा की भावना भी जगाएंगी। और संग्रहालय से कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय जो म्यूजियम अभी न्यूज में थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि विश्व का अभी सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा भारत में। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। इसकी घोषणा की थी अभी मोदी जी ने। इसका नाम भी रख दिया गया युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। वैसे हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। अच्छा, इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क नाम से। और अभी पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। और भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाएगी? पश्चिम बंगाल में। वैसे देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम यानी कि समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुझा में। और अगर पूछे कि भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा, तो आंसर होगा तमिलनाडु के तंजावुर में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, आप बताओ इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। देखने को तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उन 10 क्वेश्चन में हमने 50 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा आज रिवाइज कर लिया है। और ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के रिवाइज नहीं करा है। अच्छा, मुझे रैंडमली अगर कुछ भी रिवाइज कराना है तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैं आपको चीज़ों को लिंक करा कर आगे याद करवाता हूँ। आप ध्यान देना, अगर म्यूजियम का प्रश्न आया तो म्यूजियम से संबंधित जितने भी आपने प्रश्न पढ़े पीछे 5-6 महीने के अंदर, वो सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी रिवाइज करा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का ले लिया, एक योजना का ले लिया, एक अवार्ड का ले लिया। तो ऐसे करना हो तो वो तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो थोड़ा सा समझो इस बात को कि कितनी मेहनत लगती है सेशन को तैयार करने में, लेकिन बावजूद उसके आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि दे दो, फिर ऐसे ही दे दो। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है,
तो कर दो, इसमें इतना मत सोचो। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसका नाम है CSIR PRIMA ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, ये भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11, जिसका निर्माण किया सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। तो लॉन्च भी कहाँ पे किया गया होगा? वहीं पे, यानी कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। CSIR की पहले बात करते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फुल फॉर्म हो गई, और स्थापना होती है 1942 में। इसके प्रमुख होते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भारतीय कंपनी यूके में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री लगाएगी, तो आंसर होगा टाटा। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? सूर्यांशु। कहाँ पे लॉन्च हुई है? केरल में। और इवॉल्व मिशन आपको याद है, जिसको सिडबी ने लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अच्छा, वैसे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत है, इसको लॉन्च किया गया था कोच्चि से। और अगर फेम योजना के बारे में पूछेगी, इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने से, जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया था 2015 में। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी यह है गुजरात की केवड़िया। ये केवड़िया बड़ा फेमस है क्योंकि यहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, सरदार पटेल जी की स्टैच्यू। साधु बेट द्वीप पर स्थित है ये, नर्मदा नदी के किनारे, जिसके वास्तुकार कौन है? राम विसुतार। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। अभी इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन, जिसका नाम है लुपेक्स, ये भेजेगा? तो आंसर होगा जाक्सा। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, जापान की है जाक्सा। और लुपेक्स की फुल फॉर्म क्या होगी? लोनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इसरो ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर के चंद्रमा पर अगला मिशन लॉन्च करेगा, इसका नाम ही है लुपेक्स। और कब लॉन्च करेंगे? तो अभी शेड्यूल्ड किया गया है इसे 2025 में, अभी तो 2025 में बोला है। और इसका उद्देश्य क्या है? चांद के ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोल्स पर रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और देखो, जब भी स्पेस की बात आएगी तो हम चंद्रयान 3 की बात जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। और अब ये मान के चलना, आपके आने वाले एग्जाम में चंद्रयान 3 से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब वो प्रश्न क्या होगा ये तो एग्जाम में ही पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि यहां से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसका क्विज बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। कहां पे? आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी कि बाइलिंगुअल अपलोड होगा क्विज। तो आप क्विज लगाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरह से रट जाए। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। क्विज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसका मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन एक काम हम जरूर करेंगे, अगर उस क्विज को टोटल 2000 स्टूडेंट्स लगा लेते हैं तो उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्विज लगाना, अपने दोस्तों के साथ में क्विज को शेयर करना, जिसमें आपको PDF मिल जाएगी। और आपको याद है, अभी रशिया ने भी भेजा था चांद के साउथ पोल पर अपना एक मिशन, कौन सा? लूना 25, लेकिन वो क्रैश हो गया। अच्छा, ये तो लुपेक्स हो गया। एक निसार भी याद रखना, इसे हम नासा के साथ लॉन्च कर रहे हैं। निसार की फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। वैसे चंद्रयान 3 से तो क्या बताऊं मैं आपको, सारा आपको क्विज में मिल जाएगा एक एक प्रश्न, और मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अभी पढ़ रहे हैं तो इतना सा बता देता हूं, कब लॉन्च हुआ था ये? 14 जुलाई को। कब पहुंचा? 23 अगस्त को। और किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था? रॉकेट का नाम LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैट बॉय है, ये हमारा रॉकेट फैट बॉय है। फैटमैन मत कर देना, हो सकता है एग्जाम में इस तरह से ट्रिकी प्रश्न पूछ ले आपसे, तो आप उलझ जाओगे फैटमैन था कि फैट बॉय था। फैटमैन तो आपका वो बॉम्ब था जिसे जापान पे गिराया था अमेरिका ने, नागासाकी पे 9 सितंबर को। तो ये बारीक बारीक चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम है, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान है। बाकी इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया, क्विज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो B20 या कहूँ बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन 25 से लेके 27 अगस्त तक हुआ। और इसमें हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उन्होंने हिस्सा लिया, हमारे शिक्षा मंत्री ने भी हिस्सा लिया। और इसके लास्ट डे यानी कि 27 अगस्त को चीफ गेस्ट के रूप में पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं, B20 का अध्यक्ष बनाया गया है टाटा के जो CEO हैं
एन चंद्रशेखरन। बाकी देखो G20 की बात करें, आप जानते हो स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर तो कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। और 2023 में भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। कौन से नंबर की है? तो 18वें नंबर की। और अगले साल इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। पिछले साल 2022 में इसकी अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने। तो अगर आपसे पूछ ले कि G20 ट्राइका में कौन कौन से देश आते, तो भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। मतलब इस बार जिसके पास अध्यक्ष होती है वो, अगले साल जिसके पास होगी और पिछले साल जिसके पास थी, वो तीनों देश होते हैं। और इस बार थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा अमिताभ कांत है। लोगों में कमल का फूल आपको दिख जाएगा, जिसमें 7 पंखुड़ियां हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं 7 महाद्वीपों को या संगीत के 7 स्वरों को। अभी आपको याद है G20 संस्कृति समूह की तीसरी बैठक हुई थी हम्पी में, पहली हुई थी खजुराहो में। वहीं G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में, जबकि पहली हुई थी कच्छ केरल में। अभी G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक चेन्नई में हुई, तो अभी आपदा जोखिम समूह की तीसरी बैठक भी चेन्नई में हुई थी। और वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक हुई थी गांधीनगर में। अभी महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय की जो बैठक हुई थी वो गांधीनगर में ही हुई थी। और सिविल 20 की जो बैठक वो जयपुर में हुई। और G20 शेरपाओं की जो पहली बैठक है वो उदयपुर में हुई थी। अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, चेस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से हैं, लेकिन उप विजेता कौन है? वो भारतीय हैं, आर प्रज्ञानानंद। ये हुआ कहाँ पे? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। फिर पूछा भी किस फिल्म ने 69 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? सरदार उधम। फिर पूछा भी शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया जिसके अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होंगी? 2 बार। फिर पूछा ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल होंगे? 6 नए देश होंगे। कौन कौन से? मिस्र, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। फिर पूछा द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की बुक को किसने लिखा? विपुल रिखी ने। फिर पूछा भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकीविद वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया, नाम बताओ? CR राव। फिर पूछा सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? अनिरुद्ध श्रीराम। फिर पूछा अभी अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनी? वन इलेक्ट्रिक। फिर पूछा कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में टॉप पे रहा? पंजाब। और फिर पूछा किस भारतीय फिल्म निर्माता ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता? तो निर्माता शिहान शौकत ने जीता डेडलाइन के लिए। और शाम को 8 बजे आपकी डेली क्विज होती है करंट अफेयर्स की। जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं वो शाम को क्विज के माध्यम से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। डेली के 10 क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो 1 से 2 मिनट जरूर निकालिए अगर आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।